हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। तो उपिंदर सिंह की आज क्लास लेने जा रही हूँ मैं आप लोगों का। और उपिंदर सिंह में मैंने चैप्टर 9, आज चैप्टर 9 शुरू कर रही हूँ मैं। तो चैप्टर 9 में आप देखेंगे कि ये वैसे है, ये गुप्त पीरियड पूरा का पूरा गुप्ता काल है। इसमें भी पिछले चैप्टर की ही तरह काफी टाइम लगेगा। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पिछला चैप्टर था वो पिछले चैप्टर में कुछ टॉपिक्स जैसे छूटे हुए हैं। रिलीफ स्कल्पचर, टेरिकोटा कला और एक और उसमें टॉपिक, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इन तीनों को मिलाकर एक क्लास में बना दूंगी आप लोगों का। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। टेरिकोटा कला, रिलीफ स्कल्पचर। रिलीफ स्कल्पचर उसी को कहते हैं जो दीवारों पे मूर्तियां उकेरी जाती हैं, जो कि बौद्ध स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण पहचान रहा। तो उसी को रिलीफ स्कल्पचर कहा जाता है। और ये जो टेरिकोटा कला है, तो टेरिकोटा कला आपका जो पकी हुई, मतलब मिट्टी पर की मूर्तियां बनाकर जिनको पकाया गया, तो उसको टेरिकोटा कला कहा गया, जो कि हड़प्पा सभ्यता से ही जिसको आप देखते आए हैं। तो कभी कभी टेरिकोटा कला पर भी आपको पूछ दिया जाता है सिर्फ, तो उस पर एक थोड़ा आपको प्रकाश मिल जाएगा। तो वो वाला, तो ये एक और टॉपिक है जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तीन उसमें ऐसे छोटे छोटे हैं जो कि चैप्टर 8 का ही बच गया है आपका, तो वो मैं आप लोगों को कराऊंगी। और एक मैं मिसलेनियस में कुछ पहले के जो छूटे हुए चैप्टर्स कराऊंगी। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 10 चैप्टर हैं, तो कुल 10 चैप्टर में अभी हम लोग चैप्टर 9 शुरू कर चुके हैं। तो मैंने शुरू ही किया था 3-4 चैप्टर छोड़कर, तो वो भी मैं करा दूंगी आप लोगों को, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। तो चैप्टर 10 आपका गुप्त पीरियड है, गुप्त काल। अब गुप्त काल के बारे में जैसा कि मैं आपने हमेशा देखा है कि इतिहास नहीं बदलता। तो जैसे आप चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय इनके बारे में पढ़ते आए हैं, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, वैसे ही इसमें पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स न्यू होंगे, बहुत सारे। तो इसके लिए आपको ये लिए इम्पॉर्टेंट है। और ऑप्शनल वालों के लिए तो नो डाउट हर तरह से ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका गुप्त काल। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अन अकेडमी पर आप आ जाइए, जल्दी आइए, देर मत कीजिए। जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आपके लिए वहाँ पर ये ऐसे सिर्फ बुक का सीरीज नहीं चलता, इन्हीं बुक्स पर बेस्ड आपको क्लास मिलेगी और बहुत ही सुनियोजित तरीके से प्लान वे में आप पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डेली लाइव क्लासेज, इसके साथ साथ टेस्ट, क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, पूरा एक अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको यहाँ पर। अनलिमिटेड एक्सेस कई बार मैं समझा चुकी हूँ कि आप जीएस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जीएस पढ़ाने वाले जितने टीचर्स हैं उन सबको आप पढ़ोगे इसमें। तो बस ये इसी को अनलिमिटेड एक्सेस हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और लर्निंग ऐप जैसे ही डाउनलोड करोगे वहाँ पर कोर्सेज आएंगे, बहुत सारे कोर्स सेलेक्ट करना है। और कोर्स जैसे ही यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करते हो, टॉप के एडुकेटर्स आपको दिखने लग जाएंगे। ये टॉप के एडुकेटर्स, पूरा उनका कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको दिखता रहेगा ये, और कई कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं, और न्यू बैचेस शुरू होती रहती हैं। हर हफ्ते नए बैचेस शुरू होते हैं, हर हफ्ते। तो यहाँ पर आने के आपके दो तरीके हैं, प्लस और आइकॉनिक। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 44,550 रुपये में, 44,550 रुपये में आपका 1 ईयर का है, और ये 3700 EMI लगेगी आपकी। क्रेडिट कार्ड बनवा लो, किसी और के झांसे में मत आना। कोई भी आपको ये कहता है कि हमको पैसे दो और हम सब्सक्रिप्शन करा रहे हैं, तो ऐसे मत करना, ये एक अनएथिकल तरीका है। और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपके पैसे ब्लॉक हो जाए या कुछ आपके साथ मुसीबत हो जाए। तो बिल्कुल एकदम जो आने का प्रोसेस है वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सब मोड से पेमेंट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए अगर जाना है तो आप क्रेडिट कार्ड से ही आप जा सकते हैं, डेबिट कार्ड से ये नहीं होता। तो इसलिए 44,550 रुपये में 1 ईयर का,
64,800 में आपका है 2 ईयर का, और इसकी ईएमआई जाएगी 2700, सिर्फ 2700 जाएगी इसकी ईएमआई। और 3 साल जो 12th वाले हैं अब वो 3 साल का ले सकते हैं, और उनकी ईएमआई जाएगी 2250 सिर्फ 2250 रुपीज। तो बस क्रेडिट कार्ड अगर है तो इतनी कम ईएमआई पर आप पे कर सकते हैं कि आप को पता भी नहीं चलेगा कि 2700 या 2200 कैसे निकलता है हर महीने आपके पेरेंट्स के बैंक से या आपके बैंक से, और आपका सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी जान लीजिए। तो 62,550 में 62,550 में आपका 1 साल का है, 5200 ईएमआई रहेगी आपकी, और 96,300 96,300 में 2 ईयर का, और 4,000 इसमें ईएमआई रहेगी। और आप लोगों में से अगर कोई 3 साल का लेने वाला है तो उसका 3500 ईएमआई रहेगा। तो ईएमआई बहुत कम है, और ये आपका पूरा 1 रुपया भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट फ्री ईएमआई है। और एक साथ पे करने में आप सक्षम है तो एक साथ करिए। आईएएस की तैयारी के लिए तो किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में इतना आपको पे करना ही पड़ता है। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है। बहुत सारे ऑप्शनल के भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे यहाँ पर। तो ये पबएड, पीएसआईआर, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, 4 साहित्य, मैथिल साहित्य, हिंदी साहित्य, कन्नड़ साहित्य, इंग्लिश साहित्य, और भी बहुत सारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आजकल बच्चे ले रहे हैं, स्टूडेंट्स ले रहे हैं। तो इसमें आप कोई भी एक चूज कीजिए। आप सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो 24,750 में आपका 1 ईयर का हो जाएगा, 36,000 में आपका 2 ईयर का, और 45,000 में आपका 3 ईयर का है। तो कम से कम आप 1 ईयर का जरूर लेना। 6 महीने में ऑप्शनल कंप्लीट हो जाता है। आप चाहो तो वहाँ पर कई सारे ऑप्शनल कंप्लीटेड रिकॉर्डेड हैं, आप उसको 3 मंथ्स में भी कंप्लीट कर लोगे। लेकिन आप दिखाओगे किसको, आंसर राइटिंग किसको दिखाओगे, कैसे चेक कराओगे, कैसे इम्प्रूव करोगे अपने आंसर राइटिंग को, तो इसके लिए ज़रूरी है। तो रिंकू लाइव कोड याद रखिए, कोड बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर आपको मेरा पीडीएफ भी मिलेगा। तो हम लोग गुप्त राजवंश के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री के बाद फिर हम लोग इनका कल्चरल शुरू करेंगे, जिसके लिए गुप्त काल को क्लासिक एज कहा जाता है। तो गुप्त राजवंश का मतलब जो टाइम है गुप्त काल का, ये जैसे आपने इसके पहले चैप्टर 8 में क्या पढ़ रहे थे आप, कि चैप्टर 8 में आप पढ़ रहे थे कि 200 बीसी से लेकर के और 300 बीसी तक का, 300 एडी, बीसी नहीं एडी, तो 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक का जो टाइम है वो व्यापार वाणिज्य के लिए बहुत विकास का समय रहा। काफी उस समय आर्थिक विकास देखा गया, और कला में भी आपने देखा कि बौद्ध स्थापत्य कला का काफी उस समय विकास होता है, गांधार कला, मूर्ति कला। तो बौद्ध स्थापत्य कला उस समय चल रहा था, मूर्ति कला में गांधार कला, मूर्ति कला, और कई तरह की लोक कलाएं आपने देखी। पर सबसे प्रमुख रूप से ये पीरियड जाना जाता है व्यापारिक विकास के लिए। पर ये वाला सुखविंदर सिंह आ जाता है मेरे मुंह से बार बार। ये जो पीरियड है गुप्त काल का 300 से लेकर, और ये जो 600 एडी वाला जो पीरियड है, मतलब बाद में जैसे 500 के बाद तो इनका डिक्लाइनेशन शुरू ही हो जाता है। तो ये आपका ये वो कहती हैं कि ये पतन का काल रहा, ह्रास का काल रहा, डाउनफॉल देखा गया।
इस समय आपने देखा कि खूब नगरों का उदय होता है, देखा ना आपने कितना नगरों का उदय हुआ। इस समय कई नगरों का उदय होता है क्योंकि व्यापार और शिल्प का विकास हो रहा था, तो नगरों का भी उदय हो रहा था। इस समय नगरीय पतन भी देखा गया, नगरीय पतन भी देखा गया, यानी जो नगरों का जो विकास हुआ था उन नगरों का अब धीरे 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 पतन भी हो रहा था। तो इसका ये भी कारण हो सकता है कि क्योंकि व्यापार में ह्रास देखा गया, व्यापार में डाउनफॉल देखा गया, तो धीरे धीरे जो केंद्र थे व्यापारिक उनका भी पतन देखा गया। हालांकि इस पूरे टाइम को जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उन्होंने स्वर्ण काल के तौर पर प्रस्तुत किया है, और हम लोगों को डेवलपमेंट विकास दिखता भी है साहित्य में और कला में। पर व्यापार में कम होता है। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए, लेकिन धीरे इनके सोने में वो प्योरिटी नहीं थी जो कुषाण शासकों के सोने में थी। तो ये मेरे विचार नहीं है, ये उपिंदर सिंह के विचार हैं। हालांकि आर्य शर्मा भी ये कहते हैं कि इस पीरियड में व्यापारिक पतन और नगरों का पतन देखा गया। ये आर्य शर्मा पढ़ेंगे तो आर्य शर्मा में भी लिखा गया है। तो इस समय देखा गया, अगर आपको क्वेश्चन आता भी है कि पूछा जाता है कि क्या कारण रहे, तो वो आप अब धीरे 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 आप पढ़ोगे इसमें कि कारण क्या रहे। ये इन शासकों ने थोड़ा शासन विकेंद्रीकृत कर दी थी, विकेंद्रीकरण की प्रणाली शुरू हुई इनके समय। आपने देखा कि मौर्यों की एक केंद्रीकृत प्रणाली थी, और मौर्यों के बाद कुषाण शासकों ने भी, स्पेशली कनिष्क ने उत्तर भारत में भी कुछ इसी तरह का शासन किया इसी तरह से। पर इस समय सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत होती है, और ये जो कि सामंतवादी व्यवस्था भारत में ये पूरा 300 से लेकर 1200 तक, 12वीं शताब्दी तक ये चलता है। शुरुआत इस समय हो जाती है। तो इस विकेंद्रीकृत प्रणाली में खजाने खाली हो रहे थे, और इस समय व्यापार का एक जो पतन है, व्यापारिक पतन का एक कारण ये भी माना जाता है कि रोमन साम्राज्य का भी इस समय विघटन हो गया था। कुछ ही समय बाद इस समय रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया था। तो व्यापार में जो काली मिर्च, रेशम का जो डिमांड था वो धीरे धीरे वो कम हो गया, फिर रेशम मार्ग खत्म हो गया। फिर जिस सिल्क रूट की वजह से आपने देखा कि 8वें चैप्टर में इतना व्यापारिक विकास हुआ, अब वो रेशम का डिमांड ही खत्म हो गया। रोम वालों ने रेशम बनाना सीख लिया। विघटन के पहले एक कारण रहा कि रोम वालों ने रेशम बनाना सीख लिया, खुद अपने यहाँ पर उन्होंने टेक्निक डेवलप कर ली रेशम की। तो अब रेशम की मांग कम हो गई, और कुछ ही दिनों बाद रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। ये पतन नहीं होता, आप ये समझ लो पतन ही है, एक केंद्रीकृत वो हो जाता है, ये दो खंड में बढ़ जाता है। तो ये सब कारण रहे इस समय, और भी इसको बारीकी से इसका एनालिसिस करेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं अभी आज पॉलिटिकल हिस्ट्री, और इसमें भी बहुत कुछ आप नया पाएंगे इसमें भी। तो हमें कैसे पता चलता है गुप्त शासकों के बारे में, हमें कैसे पता चलता है? तो 300 से लेकर 600 शताब्दी के बीच का जो राजनीतिक इतिहास है वो मुख्य रूप से अभिलेखों और सिक्कों पर आधारित है। इतने अभिलेख हमें मिलते हैं कि हमें अभिलेखों के माध्यम से हम पूरी जानकारी मिल जाती है। और सिक्के तो इन्होंने खूब सारे निर्गत किए, और ये साहित्य भी है ही। साहित्य में भी कामंदक का नीतिसार, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ये सब इसी समय लिखे गए थे। पुराणों की रचना इसी समय मानी जाती है। कालिदास इसी समय थे। तो बहुत सारे हमें साहित्य से भी हमें पता चलता है इनके बारे में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी रिलाई करने की बात आती है तो हम पुरातात्विक साहित्य से ज़्यादा हम पुरातात्विक स्रोतों पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत घुमा फिरा के नहीं लिखे गए होते हैं। हालांकि पुरातात्विक स्रोतों में कई सारी चीज़ें जो हमें प्रशस्ति के रूप में मिलती हैं, वो अभिलेख जो प्रशस्ति के रूप में हैं उन पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो अभिलेख और सिक्के पर आधारित है इनका पूरा का पूरा, ये काल ही ऐसा रहा। और आपने पहले से भी कुषाणों के समय में भी आप देख रहे थे कि जितने भी शक शासक आए थे उनके बारे में हमें सिक्कों से ही पता चलता है।
तो गुप्तों के कुल या जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसकी कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने अपने सिक्कों पर ये नहीं लिखा है, अपने अभिलेखों में ये नहीं लिखा है, स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। फिर भी प्रभावती गुप्ता पे उसने धरणी गोत्र का वो बताती हैं, तो उस पर कुछ कुछ अंदाजा लगाया है। तो मनु स्मृति और विष्णु पुराण, हाँ, नारद स्मृति, मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन, ये सब इसी समय लिखा गया था, सॉरी। तो इस आधार पर कि मनु स्मृति और विष्णु पुराण में इन शासकों के नाम गुप्त प्रत्यय के साथ जुड़ा हुआ है। गुप्त मतलब इनको लिखा गया है गुप्त, तो गुप्त के साथ जुड़ा हुआ है, तो इन्हें वैश्य वर्ग का मान लिया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैश्य वर्ग के, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये क्षत्रिय थे। तो इनके जाति को लेकर के बहुत विवाद है। तो जब आप एग्जाम देते हो नेट वेट की, तो इन पूछा जाता है, और अभी तक जो है ऑप्शनल में हम लोग बात करें तो इस पर बहुत ज़्यादा तो नहीं फोकस रहता है उनका, लेकिन आपको फिर भी जैसे किसी के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये क्षत्रिय हैं। तो इनकी क्षत्रिय मानने का क्या आधार है कि इनका जो वैवाहिक संबंध है ये लिच्छवियों से हुआ, और लिच्छवी क्षत्रिय थे। लिच्छवियों के साथ तमाम आप बिंबिसार के समय से ही आप देखते हैं कि लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध शुरू हो जाता है। तो ये क्षत्रिय थे। लिच्छवियों में बिंबिसार ने संबंध बनाया था। जैन, महावीर जैन की माता लिच्छवी राजकुमारी थी, और चंद्रगुप्त प्रथम भी लिच्छवी वंश में शासन विवाह करता है। तो ये लिच्छवी क्षत्रिय थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इनका लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध रहा, और नागराज परिवार के साथ भी, नागवंशियों के साथ भी इनका वैवाहिक संबंध रहा, और ये क्षत्रिय थे, इसलिए इनको क्षत्रिय मान लिया जाता है। पर प्रभावती गुप्त जो है, जो तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजवंश में हुआ। इनके बारे में भी आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, वाकाटकों के बारे में। तो वाकाटक राजवंश में हुआ, और ये वाकाटक ब्राह्मण थे। तो उस समय सिर्फ वैवाहिक संबंध के आधार पर नहीं कह सकते कि क्षत्रिय में हुआ तो आप क्षत्रिय थे, ब्राह्मणों में भी हुआ तो आप ब्राह्मण थे। धर्मशास्त्रों में अनुलोम विवाह के अंतर्गत ऐसा हो सकता था, लेकिन इस समय जो है वाकाटक तो ब्राह्मण थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, वाकाटक ब्राह्मण थे, और उनके साथ कदम राजवंश में भी गुप्त शासकों का विवाह होता है। तो कदम भी ब्राह्मण थे, तो फिर ये लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण थे। तो कुल मिलाकर ये बहुत ज्यादा इस पर विवाद है, बहुत ज्यादा इस पर बहस किया जाता है। तो प्रभावती गुप्त ने अपने एक अभिलेख में धरणी गोत्र का बताती है कि मैं अपने को, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है। प्रभावती गुप्त का पुण्य का ताम्रपत्र अभिलेख बहुत प्रमुख स्रोत है गुप्त काल के बारे में जानने का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस समय भूमि अनुदान शुरू हो गया था, तो ये ताम्रपत्र अभिलेख ये भूमि अनुदान का है। और उस समय कई तरह के ऐसे भूमि अनुदानों के लिए ताम्रपत्र निर्गत किए गए थे, ताम्रपत्र लिखे गए थे, इसी में प्रभावती गुप्त का भी है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये तीन बताया जाता है गुप्तों को। अब इसमें सारे विद्वानों का अलग अलग विचार है, हमको उसमें बहुत नहीं जाना है। जैसा कि मैंने कहा कि यूपीएससी आपके काम से मतलब रखती है, आपके काम से, और उससे आपने जो पहचान हासिल की है उस पहचान से यूपीएससी मतलब रखती है। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप किस जाति के हैं। तो गुप्तों ने अपनी वंशावली में प्रथम 2 गुप्त शासकों के रूप में महाराज गुप्त और घटोत्कच का नाम उल्लेख किया है इन्होंने। तो श्री गुप्त जो आप लोग कहते हैं, तो ये ज्यादातर किताबें श्री गुप्त लिखी रहती हैं। ये महाराज गुप्त, उनको महाराज गुप्त लिखा है, और महाराज घटोत्कच प्रारंभिक शासकों में। और ये जो अलबरूनी आता है, अलबरूनी जो महमूद गजनी के साथ आता है, तहकीकात हिंद जिसने लिखी है,
उसने जो गुप्त अभिलेखों में जो तिथियां थी, जिस संवत का प्रयोग किया गया है, वो बताता है कि 319 और 320 ईस्वी है। 319 से 320 ईस्वी मानता है वो। तो कुल मिलाकर हम जो चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर बैठते हैं, यानी 319 से 335 या 336 ईस्वी तक इनका राज्यारोहण का वर्ष था। तो 319 से लेकर के 335 तक ये गद्दी पर रहते हैं और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और इनके समय से हमें सब स्पष्ट रूप से अभिलेख भी मिलने लग जाते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि गुप्त साम्राज्य की नींव इन्होंने ही रखी। शुरुआत भले श्रीगुप्त और घटोत्कच जैसे शासकों ने किया, लेकिन नींव इन्होंने ही रखी। तो इनको महाराजाधिराज की उपाधि दी गई। इसका मतलब महाराजाधिराज की उपाधि का मतलब कि ये कई राजाओं के ऊपर थे। महाराजाधिराज का एक मीनिंग होता है, तो ये कई राजाओं के ऊपर थे, तो ये एक साम्राज्यवादी सम्राट थे। तो यहीं से इनका साम्राज्यवाद का प्रसार शुरू होता है, गुप्तों का। और इन्होंने शक्तिशाली घरानों में विवाह करके अपने को राजनीतिक रूप से मजबूत किया। ये जो मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये दशावतार मंदिर का है। दशावतार मंदिर की दीवारों पर ये शेषशाही विष्णु की मूर्ति बनी हुई है। तो गुप्तों के समय में इस तरह के आर्किटेक्चर का बहुत विकास होता है। तो इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया, कुमार देवी के साथ। तो जाहिर है कि लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध, बिंबिसार ने भी अपनी शक्ति के विस्तार के लिए शक्तिशाली एक राजघराने से विवाह करके अपने को एक शक्तिशाली समर्थक जुटाने के लिए ये लोग विवाह करते थे। तो इस विवाह की स्मृति में सिक्के जारी किए गए चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, और बाद में उसके समुद्रगुप्त के द्वारा भी किए गए थे। तो सिक्कों का जो आगे का भाग है, जो इस पीपीटी के पीछे देख पा रहे हैं आप, तो जो आगे का भाग है उस पे सम्राट और रानी बने हुए हैं, और जो पीछे का भाग है उस पे एक सिंहासन पर बैठी हुई देवी का चित्र बना है, जिसके नीचे लिखा है लिच्छवया। तो इससे पता चलता है कि उनके लिए एक प्राइड की बात थी, उनके लिए एक घमंड की बात थी कि उनका लिच्छवी राजघराने में उनका वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ है। समुद्रगुप्त भी बहुत अभिमान से अपने को लिच्छवी दौहित्र कहता है, यानी लिच्छवियों का नाती, लिच्छवी दौहित्र कहता है अपने इलाहाबाद प्रशस्ति में। तो ये लिच्छवियों के बारे में आप 6th सेंचुरी बीसी में पढ़ चुके हैं। 6th सेंचुरी बीसी में पढ़ चुके हैं। ये जो वैशाली गणराज्य था, वैशाली गणराज्य, उसमें लिच्छवी सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। 8 कुलों का ये समूह था वैशाली गणराज्य, उसमें लिच्छवी सबसे शक्तिशाली थे। और ये लिच्छवी नेपाल की तराई में स्थित था, नेपाल की तराई में स्थित था, और गुप्तों के साथ इनका वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था। ये भी वहां से हमें मिलता है एक साक्ष्य। ठीक है। विष्णु पुराण में भी एक प्रसंग आता है कि गुप्तों का साम्राज्य गंगा के साथ साथ प्रयाग तक के क्षेत्र में था, और साकेत तथा मगध पर भी इनका नियंत्रण था, साकेत तथा मगध पर भी। तो ये पूरा का पूरा, ये तो आपका ये उत्तर वाला हो गया, ये पूरा ये मैदानी क्षेत्र। और इसमें जो है इनके लिए ना गुप्तों का लिखा हुआ है। तो ये गुप्तों का मतलब कि ये बहुवचन है, गुप्तों का मतलब कि बहुवचन का प्रयोग हुआ है इनके लिए। तो इसका मतलब कि कई शासक रहे होंगे शायद, छोटे छोटे। और बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल का जो हिस्सा है वो इनके शासन में रहा है। तो इसके बाद जो है समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त का पीरियड अभी तक आप पढ़ते थे 335 से 370। कुछ रामगुप्त को हटा देते हैं तो 75 भी लिख देते हैं सीधा। तो 335 से 70 ज्यादातर किताबों में आपको समुद्रगुप्त का पीरियड मिलेगा, पर यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 350 से 370 दिया हुआ है समुद्रगुप्त का पीरियड।
तो 350 से 370 का मतलब कि इस समय समुद्रगुप्त के पहले इनके भाई काचगुप्त ने कुछ साल तक शासन किया था, काचगुप्त ने। तो इनकी चर्चा सभी किताबें नहीं करती हैं, वो सीधा 335 से ले लेती हैं। जो चंद्रगुप्त प्रथम का शायद वो ज्येष्ठ पुत्र था और वही उत्तराधिकारी बना। हमें उनके अभिलेखों और सिक्कों से इनके बारे में जानकारी मिलती है। बाकी समुद्रगुप्त की के जानकारी के लिए समुद्रगुप्त के बारे में सबसे मुख्य स्रोत है प्रशस्ति इलाहाबाद का, ठीक है। और इसके अलावा एरंड से प्राप्त किया गया इस सम्राट की जो प्रशस्ति एरंड, जो लाल बलुआही पत्थर के एक टुकड़े के रूप में है, लाल बलुआ पत्थर। इसके अलावा गया और नालंदा में भी ताम्र पट्टिकाएं मिली है हमें। कुछ विद्वान कहते हैं कि नकली प्रतिकृति है, कुछ विद्वान कहते हैं गया और नालंदा वाला, ओरिजिनल नहीं मानते, पर उसको जोड़ा भी जाता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। सबसे प्रसिद्ध स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ पर। तो ये जो है मौर्य शासक अशोक का लिखवाया हुआ है। ये मौर्य शासक अशोक ने ये स्तंभ लगवाया था। और इसकी कहते हैं कि इसकी रानी करवाकी ने किया था, इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। और उसी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। और बाद में आप देखेंगे तो इसी स्तंभ पर जहांगीर भी अपना कुछ वो लिखवाता है प्रशस्ति। तो इस पर कई राजाओं का मिलता है। तो खैर ये जो है प्रशस्ति के तौर पर वो मतलब प्रयाग प्रशस्ति के तौर पर ये फेमस है। जब इलाहाबाद का नाम प्रयाग नहीं था तो बताना होता था कि ये प्रयाग इलाहाबाद में है। अब तो आपको पता है कि इलाहाबाद प्रयाग बन चुका है। तो ये जो इलाहाबाद है अब ये प्रयाग बन चुका है। इसका नामकरण करके प्रयाग कर दिया गया। तो इसी पर इनका है। तो ये भी जानकारी हमेशा याद रखिएगा कि ये जो पिलर है ये लगवाया गया था अशोक के द्वारा और इसी पर प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया। अच्छा, तो इतना तो आप जानते होंगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। पर इस प्रशस्ति में क्या क्या है, जैसे आप अशोक के 14 अभिलेख पढ़ते हो कि 14 अभिलेख में क्या क्या है, उसी तरह से आज आप पढ़ोगे कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रशस्ति मतलब आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि प्रशंसा होता है। प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा। तो जो प्रशंसा के रूप में जो लिखा जाता है, तो इसमें गुप्त अभिलेख पद्य और गद्य का ये मिला जुला रूप है ये। और इसमें समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व, उनकी विजय, उनकी जो उपलब्धियां हैं, इन सब का गुणगान किया गया है। तो गुणगान का मतलब प्रशंसा, तो इसीलिए प्रशस्ति कहते हैं। तो इसको हरिसेन ने लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो दरबारी कवि थे इनके, उपिंदर सिंह लिखी है कि किसी व्यक्ति हरिसेन नामक किसी व्यक्ति ने लिखी है। तो ये जो हरिसेन है ये खुद को आपने क्लास 6 में भी इनके बारे में पढ़ा था कि उस समय एक व्यक्ति को 2 पद भी दिया जाता था। तो इन्होंने अपने को संधि विग्रहिक इनको पद दिया गया था। ये युद्ध और संधि का मंत्री होते थे। ये संधि विग्रहिक, संधि कराने वाला और विग्रह कराने वाला। तो संधि विग्रहिक इस पद का नाम था। आप विदेश मंत्री कह सकते हैं आज का। तो ये संधि विग्रहिक कुमारामात्य थे, ठीक है। साथ में ये महादंड नायक भी थे। दंड देने वाला यानी न्यायिक अधिकारी। वो सैन्य मतलब न्यायिक या सैन्य संबंधी एक अधिकारी ये लिखती हैं। लेकिन महादंड नायक को ज्यादातर किताबें वही इस पोस्ट को न्यायाधिकारी के तौर पर मानती हैं। तो मतलब ये जो हरिसेन नामक व्यक्ति था, इसको 3 पद दिया हुआ था। महासंधि विग्रहिक का, कुमारामात्य का, महादंड नायक का। कुमारामात्य मतलब उच्च अधिकारियों का एक कार्डर था। तो ये एक तरह से ये हो सकता है कि ये इनके पास महादंड नायक और संधि विग्रहिक थे, इसलिए इनको ये कुमारामात्य की श्रेणी में आते थे, कैडर में आते थे। तो बेसिकली ये संधि विग्रहिक और महादंड नायक दोहरा पद इनको दिया हुआ था, दोहरा दायित्व दिया गया था।
जिन्होंने इसको लिखा है वो खुद उसमें चर्चा करते हैं। तो इनके पर्सनालिटी के बारे में आपने क्लास 6 के एनसीईआरटी में मैंने ही पढ़ाई है कि उनका शरीर दागों से सुंदर दिखता था। तो एक आदर्श सम्राट के रूप में इनको चित्रित किया गया है, और साथ ही इनकी सैन्य उपलब्धियों और इनके साम्राज्य के विस्तार में इनकी बताया गया है। तो जब समुद्रगुप्त ने राज्य संभाला था उस समय गुप्त साम्राज्य के अधीन बिहार का मगध और उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश और बंगाल का एक बड़ा हिस्सा सम्मिलित था। आपने देखा चंद्रगुप्त प्रथम के समय में इतना उनके साम्राज्य में था, और हिमालय की तराई तक था, आप ये कह लीजिए। तो समुद्रगुप्त ने अपने शुरू के जो सैन्य अभियान है तो इस क्रोध क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्रों को नियंत्रण में लेने के उद्देश्य से किए। इन्हीं क्षेत्र के यानी उत्तर प्रदेश, मगध, हिमालय की तराई के आसपास के जो क्षेत्र थे, तो उसमें जो है अब अभिलेख संख्या 14 में, प्रयाग प्रशस्ति की अभिलेख संख्या 14 में पुष्पनगर पर किए गए कब्जे का उल्लेख है। यहां पर एक कोत परिवार का शासक शासन करता था। तो यहां पर ये जैसे ये जो पुष्पनगर है, ये नगर पाटलिपुत्र भी हो सकता है या कन्नौज भी हो सकता है, पर इसने जो है मगध, अब यहां पर आपने देखा कि जब राज्य संभाला तो बिहार का मगध और सटे हुए उत्तर प्रदेश पर उसका था, लेकिन पूरे बिहार में नहीं है, बिहार का मगध दिया हुआ है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, पर जो इसमें पुष्पनगर की तुलना जो की गई है वो पाटलिपुत्र से ही की गई, यानी कुछ क्षेत्रों पर था, राजधानी पर नहीं था। तो ये करता है ये। तो पाटलिपुत्र या कन्नौज इसलिए दिया है इसमें कि पाटलिपुत्र पर तो था ही, पाटलिपुत्र पर तो होगा ही, पौ से ये पाटलिपुत्र मिलाया जाता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अभिलेख में कि मगध पर तो था, तो मगध पर था, इसका मतलब कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर भी होगा। तो इसको दोनों से मिलाया जाता है। तो मुझे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट लगता है वो कन्नौज का लगता है, वो कन्नौज का। तो वो नेम्स क्योंकि अलग अलग है, तो उसी तरीके से नेम्स को जैसे पहचानने की कोशिश की गई है। जो पंक्ति 21 है उसके अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के अनेक शासकों का विनाश किया। तो आपने पढ़ा ही है कि आर्यावर्त में 9 शासकों को, ठीक है, आर्यावर्त में 9, दक्षिणावर्त में 12 है ना, तो इसने पराजित किया और अपने अधीनस्थ बना लिया। तो जो आर्यावर्त के शासक हैं वो रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदिन और बलवर्मन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी तक तो आप 9 शासकों को पढ़ते थे कि 9 शासकों को पराजित किया, आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12, पर आप 9 शासकों के नेम्स बहुत कम किताबों में आपको मिलता था। तो अब इनकी पहचान की गई है। ये रुद्रदेव कहाँ का शासक था, मतील कहाँ का था, नागदत्त कहाँ का था, चंद्रवर्मन कहाँ का था, गणपति नाग कहाँ का था, इनकी पहचान करने की कोशिश की गई है। एक एक करके देखिए। जो रुद्रदेव है ये अनुमान लगाया जाता है कि रुद्रसेन प्रथम या पश्चिमी क्षत्रक शासक रुद्रवर्मन द्वितीय का पुत्र होगा रुद्रवर्मन तृतीय। तो या तो ये वाकाटक शासक रुद्रसेन प्रथम का और या फिर पश्चिमी क्षत्रप शासक रुद्रवर्मन प्रथम का बेटा रहा होगा, रुद्रवर्मन तृतीय। मतिल का नाम बुलंदशहर से, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर है, बुलंदशहर खुर्जा सुना है आप लोगों ने, तो यहां से मिले मुहरू पर अंकित है और इस नाम के साथ कोई उपाधि नहीं दी गई है, तो ऐसा लगता है कि कोई स्थानीय शासक रहा होगा। जो चंद्रवर्मन है वो बंगाल का कोई स्थानीय शासक माना जाता है, क्योंकि जो है इसके अभिलेख हमें बांकुड़ा के निकट सुसुनिया नामक स्थान से मिले हैं, सुसुनिया नामक स्थान से, बांकुड़ा के। तो वहां पर चंद्रशेखर के, जैसे इसके पहले आप लोगों ने चंद्रकेतु गढ़ पढ़ा था, तो चंद्रशेखर के
वहां पर ऐसे मिलते हैं नेम्स। ये भी हो सकता है कि ये मध्य भारत में मंदसौर से एक अभिलेख मिला है, और ये भी हो सकता है कि उसमें मतलब चंद्रवर्मन को हराया गया है। तो इस अभिलेख के द्वारा पता चलता है कि चंद्रवर्मन को उसमें हराया गया है, सॉरी। तो इसके बाद गणपति नाग जो है, इसके सिक्के हमें मध्य भारत में पवया नामक स्थान से मिले हैं। पवया, हर्षचरित में भी इनका उल्लेख आता है। बाण भट्ट कहते हैं कि नाग से नाम से शासन कर रहे एक शासक का नाम वो उसका उल्लेख करते हैं बाण भट्ट अपनी किताब में, कि नागसेन जो है इस क्षेत्र पर शासन कर रहा था। वो शायद हर्षवर्धन के अधीन कर रहा था शासन उस समय, क्योंकि वो मध्य भारत में शासन कर रहा था। और हर्षवर्धन उस समय तक तो मतलब पूरे उत्तर भारत नर्मदा नदी के किनारे लड़ाई हुई ही थी। तो नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय से जो युद्ध हुआ था, इसका मतलब ये है कि अपना इनका अपना एक जैसे वहां पर अधिकार क्षेत्र था, और उसके नीचे ही एक इन्होंने किया होगा। हर्षवर्धन के बाद इसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया होगा इस वंश ने। जो अच्युत नाम का शासक है, उसके सिक्के उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से मिले हैं। वहां रामनगर आज भी है, तो रामनगर से मिला है। ये प्राचीन अहिछत्र, जो अहिछत्र का उल्लेख आता है हमें, प्राचीन नगर अहिछत्र का, वो बरेली जिला का रामनगर है। वहां से अच्युत नाम के शासक का उल्लेख मिलता है। जो 14 और 21 जो लाइन है, पंक्ति है, तो 14वें पंक्ति में और 21वीं पंक्ति में, उसमें ये जो शासक, जो 9 शासकों को देखा आपने, तो उनके क्षेत्रों को मिला लिया गया। तो आपने हमेशा पढ़ा है ना कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के शासकों को हराकर पूरी तरह से ग्रहण कर लिया, उनको ग्रहण कर लिया पूरी तरह से, यानी उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो फिर इसके साम्राज्य का विस्तार जो है गंगा यमुना नदी घाटी में मथुरा तक और पश्चिम में पद्मावती तक हो गया था। ये जो पद्मावती नगर है, इस पद्मावती नगर का बार बार उल्लेख आता है। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के अभिलेख में भी पद्मावती का उल्लेख आया था। तो ये पद्मावती, जहां पर मध्य प्रदेश खत्म होता है ना, वहीं पर पद्मावती दिखाया जाता है, वहीं पर पद्मावती को दिखाया है इन लोगों ने। तो मैंने तो जब भी मैप में देखा है तो इसको मध्य प्रदेश के बॉर्डर के भीतर, लेकिन अलग अलग राइटर्स उसको दिखा देते हैं। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल जो है जैसे बुरहानपुर है उस तरह से ये होगा, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि मैंने इनकी किताब देखी थी बर्नवाल, तो बर्नवाल की जो मैप वाली बुक है, उसमें पद्मावती को बॉर्डर के भीतर दिखाया गया है मध्य प्रदेश के। पर आप ये जो मतलब मध्य प्रदेश है ये वाला, तो ये जो यहाँ से जो महाराष्ट्र और गुजरात शुरू होता है, इधर से गुजरात, नीचे से महाराष्ट्र, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही, ठीक है। ये ऐसे आता है आपका। इधर तो यहाँ पर तो राजस्थान है, इधर मत सोचिएगा, नीचे से राजस्थान के नीचे इधर गुजरात, फिर ऐसे ऐसे शुरू होता है। तो मैप तो देखते हैं ना, मैप देखते होंगे, मैप बना लेते होंगे। एक सेकेंड, एक वाटर ब्रेक। तो ये उत्तर भारत के शासकों को जीता। बाकी जो इस क्षेत्र के बाहर के शासक थे, तो पंक्ति जो 22 है, ऐसे लाइंस लिखी गई है ना संस्कृत में, गद्य और पद्य दोनों में।
तो जो 22वीं पंक्ति है उसमें उन राजाओं के नामों का उल्लेख आता है जो इनके अधीनस्थ थे, सॉरी, और इनको नियमित रूप से भेंट और नजराना दिया करते थे, अपना सम्मान प्रकट करते थे। तो आप हमेशा जैसे पढ़ते हो कि ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह, तो इसमें जो ये जो नियमित रूप से जो भेंट करते थे और इनके सामने आत्मसम्मान प्रकट करते थे, अपना सम्मान प्रकट करते थे इनको नजराने के थ्रू, भेंट के थ्रू, ये सीमावर्ती शासक थे। आपके क्लास 6 में मैप के थ्रू अलग अलग कलर से रंग कर दिखाया गया है, तो इनको बैंगनी रंग से रंगा गया है उस मैप में। तो ये सीमावर्ती शासक थे। तो सीमावर्ती शासकों में कौन कौन थे? तो ये समतट, दवाक, कामरूप, कामरूप जो अभी असम में है, नेपाल, कर्तृपुर, ये सारे जो है इन सीमांत प्रदेशों के राजा इसमें सम्मिलित थे। तो समतात बंगाल का दक्षिण पूर्वी हिस्सा था। समतात कहाँ था? सीमांत प्रदेश में, तो ये बंगाल का दक्षिण पूर्वी हिस्सा। दवक असम के नौगांव जिला, असम के नौगांव जिला में दवक था ये, और कामरूप गुवाहाटी के निकट। आज इसी को आप कामाख्या, कामाख्या माँ का मंदिर यहीं पर है, कामरूप कामाख्या, सुना है ना नाम आप लोगों ने? देवी जो शक्ति, जो जागृत शक्तियां हैं उसमें एक वो है आप, जो कामाख्या माँ है। नेपाल, तो नेपाल आपको पता ही है, उसी नेपाल का हमेशा नाम नेपाल ही आया है, यानी प्राचीन काल से नेपाल अपने नेपाल नाम से ही जाना जाता रहा है। जैसे भारत, हिंदुस्तान नाम से जाना जाता था, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। कर्तृपुरा जो उसमें आपने देखा, कर्तृपुरा में जालंधर जिला का करतारपुर, और इसके अलावा करतारपुर, गुमायूं, गढ़वाल और रोहिलखंड के कटुरिया राज्य का क्षेत्र भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये कई सारे सीमावर्ती राजाएं थे। इसके अलावा अधीनस्थ, जिनको राजाओं को अधीनस्थ किया गया, इसमें मालव, अर्जुनायन, यौधेय, मद्रक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक, खड़परिक, ये सारे गढ़ संघ थे। इसमें मालव, अर्जुनायन, यौधेय बहुत फेमस थे। तो मालव कहां पर थे? हमेशा इसको याद रखिएगा, जितनी भी जीएस वाले छात्र हैं वो इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि इनके सिक्के मिले हैं। मैंने अभी आप लोगों को चैप्टर 8 में पढ़ाया कि इनके सबके सिक्के मिले हैं और सिक्कों से ही इनका इतिहास बनाया गया है। तो जो मालव थे, मालव ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बसे हुए थे। आप जो ऑप्शनल वाले हैं, समुद्रगुप्त के विजय पर आपको विस्तार से पूछा जा सकता है। जो जीएस वाले हैं, जो जीएस वाले मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आपको समुद्रगुप्त पर अलग से आपका मेंस में लिखने के लिए प्रश्न नहीं आएगा। हालांकि कला एवं संस्कृति के तहत गुप्त कला को पढ़ा जाता है, लेकिन समुद्रगुप्त का विजय कला एवं संस्कृति के तहत नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि मेंस में केवल आपका जीएस पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री और राष्ट्रीय आंदोलन से ही प्रश्न आता है। तो आपको सिर्फ जो जीएस के में ये प्रीलिम्स के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है। तो मालव जो है, मालवगढ़ राज्य वाले गढ़ जो थे, मालवगढ़ वाले जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, और अर्जुनायन, अर्जुनायन जो राजस्थान का ये जो जाटो वाला जो एरिया है, भरतपुर, अलवर, इसमें थे अर्जुनायन। और यौधेय पंजाब और हरियाणा, इनके सिक्के पंजाब और हरियाणा और राजपुताना के अलग अलग हिस्सों से सनकानिक, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में मिला है। और सनकानिकों का क्षेत्र जो था वो पूर्वी मालवा था। और इनका बहुत श्योरिटी से वो नहीं कहती हैं, वो कहती हैं कि या तो पूर्वी मालवा होगा या पश्चिमी हिस्सा हो सकता है। पश्चिमी में हमेशा, पश्चिम जब भी बात आती है तो आपको पता है कि महाराष्ट्र और गुजरात को गिना जाता है पश्चिम में। पर यौधेय, अर्जुनायन, मालव, इनके तो इन क्षेत्र से हमें सिक्के भी मिले हैं, इस क्षेत्र से। तो हम इनको पक्के तौर पर कह सकते हैं कि ये इसी क्षेत्र में थे।
जो काक क्षेत्र है उसके विषय में अनुमान लगाया जाता है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का सांची रहा होगा, और इसका प्राचीन नाम था काकना द बोट। काकना द बोट इसका प्राचीन नाम रहा था, नहीं तो फिर उत्तर पश्चिम में होगा, पर ज्यादा सांची वाला ही माना जाता है। जो मद्रक थे, मद्रक, इनकी राजधानी पंजाब, पंजाब का जो सियालकोट क्षेत्र है, पाकिस्तान वाला पंजाब, वो माना जाता है, सियालकोट। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए। हाँ जी, तो मद्रक यहां पर थे। कभी भी आप लोगों से प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और इस काल में जो आभीर थे, आभीरों का क्षेत्र उत्तरी कोंकण था। जो प्रार्जुन थे, प्रार्जुन शायद उत्तर पश्चिम में थे। तो आभीरों का बार बार अशोक के अभिलेखों में भी इनका नाम आया था, मद्रकों का भी आया था, अशोक के अभिलेखों में भी इनका बार बार नाम आता था। जब उसने बोला कि इन सबको उसने अपना संदेश पहुंचाया है, सीमा, तो सीमावर्ती जितने भी शासक थे उनका नाम वो लेता था। तो इलाहाबाद की प्रशस्ति 19 और 20 की पंक्तियों में दक्षिण के राजाओं को कब्जे में लेने की बात की गई है, और कब्जे में लेकर इनको मुक्त कर दिया गया। कब्जे में लेकर और इनको मुक्त कर दिया था उसने, क्योंकि दक्षिण पर शासन करना संभव नहीं था। तो इन राजाओं में जो है कौशल का महेंद्र, महाकंतार का ब्याघराज, कैराल अथवा कौराल, ये जो जगत है वहां का मंतराज, पिष्टपुर का महेंद्र, कोटूरा पहाड़ी का स्वामी दत्त, एरंडपल में के दमन, कांची का विष्णुगुप्त, अवमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मन, पल्लाक का उग्रसेन, देवराष्ट्र के कुबेर, और कुस्थलपुर और पश्चिमी उड़ीसा से इसको, कुस्थलपुर और पश्चिमी उड़ीसा में इसको बताया गया है। ठीक है, तो इनको मतलब उन्होंने जो है ये जो जितने भी ये हैं, इनको मतलब सभी पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उड़ीसा से इनको चिन्हित किया गया है। तो इनमें जो है कहाँ कहाँ पर ये थे, तो महाकांतार जो थे ये विंध्य क्षेत्र में थे, ये विंध्य क्षेत्र में। और जो कौशल था, कौशल देश था, वो या तो मध्य भारत में होगा या उड़ीसा में होगा, क्योंकि ये वो कौशल नहीं है जिस श्रावस्ती वाले, ये कौशल देश है, एक कौशल। कैराल को आधुनिक केरल क्षेत्र के, आधुनिक केरल क्षेत्र मान सकते हैं कैराल को। और इसमें जो है अगर कौराला शब्द को हम जो कि उसमें लिखा हुआ है यथावत ले, तो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय क्षेत्र में ये कहीं पड़ता था, कौराला। इन्होंने पूरा रिसर्च किया है इन सब पर, इन सब पर। ठीक है, ये वाले थे सब पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कुस्थलपुर और पश्चिमी उड़ीसा में। बाकी ये ऊपर वालों की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये मैं ये दिखा रही थी कि कैराल और कौराल दो नाम आता है। तो कैराल लेते हैं तो ये आधुनिक का केरल क्षेत्र मान सकते हैं कि कई उन्होंने, हरिसेन ने संस्कृत में केरल को कैराल लिख दिया हो। और ये जो कौराल अगर लेते हैं तो कौराल क्षेत्र आंध्र प्रदेश में कहीं पड़ता है, तटीय में। कोट्टूर उड़ीसा के गंजाम जिले में, महेंद्रगिरी के निकट एक जगह है कोठूर, उसको मान सकते हैं। और पिष्टपुर पीठपुरम था। गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिला का ये पीठपुरम था, पिष्टपुर। आपको इन सब क्षेत्रों को दिया जाएगा, और क्योंकि अंदाज ही है पर लगभग यही मानते हैं सभी, तो आपको मैच करना होगा। इधर जो है स्थान रहेगा और इधर मैच रहेगा, और उसके बाद आपको लिखा रहेगा कि उपर्युक्त में से पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत है, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। और जो एरंडपल है, ये एरंडपल उड़ीसा के ही गंजाम जिले में है।
ओडिशा के गंजाम जिले में ये रंडपल्ला है। और अगर उसको नहीं मिलते हैं मानते हैं तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में हम मान सकते हैं इसको। और विष्णुगुप्त का तो क्लियर है, विष्णुगुप्त कांची का एक पल्लव शासक था और ये चिंगलपुर जिला क्षेत्र में राज्य कर रहा था, ये तो इसका कंफर्म है। तो कंफर्म वाले जो है वो ज्यादा ध्यान से आप देखिएगा, ज्यादा ध्यान से उसको याद रखिएगा। हस्तिवर्मन जो था वो बेंगी के शालनकायन राजवंश का एक राजा था और आंध्र के कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में इसका क्षेत्र पड़ता था। देवराष्ट्र जो था वो विशाखापट्टनम जिला के येलम मंचिली से इसको चिन्हित कर सकते हैं, देवराष्ट्र को, कि ये यहां पर शासन करता था। और कुस्थलपुर जो था कि कुस्थलपुर को जीता, ये तमिलनाडु के उत्तर और काट जिला में वहां पर कुट्टलूर है, उससे इसका पहचान किया गया है। तो ये दक्षिण के शासक थे, दक्षिण के 12 शासक। 23वें पंक्ति में जिन शासकों के नाम आते हैं उन्होंने समुद्रगुप्त को किसी प्रकार का सेवा देने का वचन दिया कि हम आपकी सेवा करेंगे जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। और इन्होंने समुद्रगुप्त के अधीन शासन करते हुए इन्होंने उनके राजकीय मुहर के प्रयोग की अनुमति मांगी और वैवाहिक संबंध बनाने की अपनी इच्छा प्रकट की। वैवाहिक संबंध बनाने का मतलब था कि आपसे संबंध हमारा जुड़ गया। तो ये 23वें पंक्ति में जिनका नाम है उनके मतलब उनके साथ उन राजाओं के नाम के साथ देवपुत्र की उपाधियां जुड़ी हुई हैं। तो आपने पढ़ा ना कि जब चैप्टर 8 में हमने पढ़ा कि देवपुत्र की उपाधियां कुषाण शासकों ने ली थी, इंडो ग्रीक शासकों ने भी ली थी, लेकिन देवपुत्र की उपाधियां ज्यादा हमें कुषाण शासकों में ही मिलता है। तो ये हो सकता है कि कुषाणों का अंतिम वंशज, क्योंकि उन्हीं के बाद ही आए थे, तो बस वो पतन अवस्था में ये साम्राज्य चल रहा होगा कुषाणों का। और सिंघल द्वीप पर भी इसने जो है जीता था। और 23वें लाइन में ही सिंघल द्वीप की बात की गई है। और एक चीनी ग्रंथ में भी ये उल्लेख किया गया है कि श्रीलंका के शासक मेघवर्ण अपने कई उपहारों के साथ एक अपना प्रतिनिधि मंडल समुद्रगुप्त के पास उन्होंने भेजा था। किस लिए? क्योंकि ये बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनाना चाहते थे, एक विहार बनाना चाहते थे, बौद्ध विहार। मंदिर तो नहीं बनते थे इसमें, बौद्ध विहार बनते थे, स्तूप और चैत्य बनते थे। तो विहार में चैत्य होता था। कल आपने पढ़ा कि चैत्य कैसे बनता था। तो श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने इनको प्रतिनिधि मंडल भेजकर उपहारों के साथ अनुमति मांगी थी, अनुमति दे दिया था और उन्होंने एक भव्य विहार बनाया था। तो इनका प्रभाव वहां पर भी था। तो इसके शासन के अंत तक, समुद्रगुप्त के शासन के अंत तक उसके साम्राज्य में कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, सिंध, गुजरात, ठीक है, इन सब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत को सम्मिलित कर लिया गया था। तो कश्मीर को ही जीतता है फिर अशोक, कश्मीर को जीतता है और बाकी सब क्षेत्रों को छोड़ देता है। कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना करता है अशोक। तो ऐसा माना जाता है कि कश्मीर को उसने फिर जीता था। लेकिन समुद्रगुप्त के शासन में कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, सिंध और गुजरात नहीं थे, ठीक है। और इसमें जबलपुर के उसमें पूर्व में से जो पठारी क्षेत्र थे उसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी तटीय क्षेत्र में चिंगलपुर जिला तक का क्षेत्र, मध्य भारत में जो क्षेत्र आते थे वो ये आते थे। तो मध्य भारत पर इनका शासन था प्रत्यक्ष रूप से जो है, ठीक है। और प्रत्यक्ष रूप से जो इस क्रोड क्षेत्र में के बाहर पड़ने वाले सभी जो नजदीक क्षेत्र थे, क्रोड का मतलब जो इनके कब्जे में था, और उसके आसपास जो पड़ने वाले क्षेत्र थे उनमें उन सब ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, सब ने। और शक और कुषाणों ने भी इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इन्होंने उन सबको भी जीत लिया था। और दक्षिणापथ के शासकों को
इन्होंने पराजित तो किया था, लेकिन उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं। जैसे उत्तर भारत के शासकों के साम्राज्य को बिल्कुल ग्रहण कर लिया था, इनको मोक्ष दे दिया था। ठीक है, तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह आता है, तो इन्होंने जो है उनको अपने सामंत के रूप में रख लिया था। ठीक है, उनके राज्य को जीता गया और उन्हें पराजित तो किया गया, लेकिन उनके राज्य को उन्हीं को लौटा दिया गया और सामंत के रूप में उनको शासन करने के लिए दे दिया गया। जैसे आप वतन जागीर पढ़ते हो ना, वतन जागीर उसी तरह से था। तो इसमें सिंघल द्वीप पर तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिंघल द्वीप पर साक्ष्य मिलता है कि अधिकार था समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है, उसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है उसके सिक्कों पर। श्रेष्ठ कवि थे वो, और एक धुरंधर भी थे। ये देख रहे हो आप, एक शेर को मारते हुए दिखाया गया है। ठीक है, एक धनुर्धर के रूप में दायां हाथ में धनुष, बाएं हाथ में तीर है और अपने हाथों में ये परशु लिए खड़े हैं। ठीक है, परशु लेकर के खड़े हैं। वामन उनको देख रहा है, एक ऐसा बना है, और व्याघ्र को परास्त करके मारते हुए दिखलाया गया है। तो इस तरह से इनको मतलब ऐसा चित्र बना करके इनको महान शासक के तौर पर दिखाया गया है। अश्वमेध श्रेणी के सिक्के इन्होंने जारी किए। तो सिक्कों में अश्वमेध का जो घोड़ा है वो यूप मतलब खंबा, एक अलंकृत जो खंबा होता था। तो यूप खंबा जो है जो यूप बना होता था, एक्चुअली एक खंबे से यूप उसको भी कहा गया। मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि जब बलि देना होता था तो भी घोड़े की बलि नहीं दी जाती थी, बाकी जानवरों को उससे बांधा जाता था। तो लेकिन यहां पर यूप का मतलब आप समझ लीजिए खंबा। तो खंबे के समक्ष खड़ा है और उसकी सिक्कों में जो है कई बार ये देखने को मिलता है कि वो अग्नि में होम कर रहा है, यानी यज्ञ में जैसे हवन करते हैं, और दाहिने हाथ से हवन करता है और बाएं हाथ से ऐसे अपना राज चिन्ह, राजदंड ऐसे पकड़ा रहता है वो, और इसके बाएं में गरुड़ की आकृति बनी रहती है, क्योंकि गरुड़ इन लोगों का राज चिन्ह था। तो इनके सिक्कों पर बहुत आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे कैसे सिक्के पाए गए थे। चंद्रगुप्त प्रथम और उसकी रानी को आमने सामने दिखाया गया है कई सिक्कों में। उसके जो दूसरे कोटि के सिक्के हैं उसमें आसन पर बैठकर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ये सब सोने के सिक्के थे। कई तरह के सिक्के जारी किए इन्होंने, लेकिन सोने के सिक्के बहुत मात्रा में जारी किए। बाद में इसमें जैसे सोना कम खोट ज्यादा था तो दिनार कहा जाता था। ये सोने के सिक्के दिनार कहे जाते थे। शापड़ ये चांदी के सिक्के कहे जाते थे। ठीक है, एक इसके सिक्के में एक आर्दाक्षो देवी का नाम आता है, मतलब आर्दाक्षो देवी को दिखाया गया। ये सिक्के देखना, इस तरह के सिक्के होते थे। आपको इसमें से बस इतना मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? बस कोई ज्यादा नहीं, कोई बस ऐसे मुट्ठी डाल के ऐसे आपकी झोली में डाल दे तो फिर आपको कैसा लगेगा? ये ऐसे सिक्के थे, इतने ऐसे सिक्के पाए गए हैं, और इन सिक्कों को मेल्ट नहीं किया जाता है। इन सिक्कों को एक ऐतिहासिक साक्ष्य के तौर पर इन सिक्कों को रखा गया है। तो एक इसके कुछ सिक्के ऐसे मिलते हैं, उसमें मतलब उनको उपिंदर सिंह आर्दाक्षो देवी कहती हैं, और या फिर इनको लक्ष्मी देवी कह सकते हैं। तो मतलब अब ये जो है आर्दाक्षो देवी कैसे कि इनके बाएं हाथ में एक अक्षय पात्र है, ऐसे लिया हुआ एकदम ऐसे सोने का, और दाहिने हाथ में एक पाश है, बांधने वाला पाश। ठीक है, और हाथी की
एक तो ऐसा है, और या फिर ऐसे मिले हैं कि हाथी के मुख वाले मछली पर खड़ी एक देवी को दिखाया गया है। तो इनके बाएं हाथ में एक कमल है और दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ है और वो खाली है। तो इसको जो है ये आर्दाक्षो देवी कहती हैं उपिंदर सिंह। ये आर्दाक्षो देवी थी। कुछ में हाथ में चक्र लिए एक नारी खड़ी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं वही नर नारायण की मूर्ति गुप्त काल में ही बनी थी। दशावतार की कल्पना हुई थी और शेषशाही विष्णु की मूर्ति भी, ठीक है, इसी टाइम बनी थी। तो हो सकता है कि लक्ष्मी को ही ऐसे दिखाया गया है, क्योंकि लक्ष्मी में अभी भी हाथी होता है। लक्ष्मी की मूर्ति में, कैलेंडर में हम अभी भी हाथी देखते हैं। और इसने जो उपाधियां ली थी, तो उपाधियां याद रखिएगा, पराक्रमांक, अप्रतिरथ, अच्छा नाम है अप्रतिरथ, अश्वमेध पराक्रम, व्याघ्र पराक्रम, ये सब जो है अंकित है, इनको ये कहा गया है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। इनके पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के बाद आते हैं। तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनका पीरियड कई बार पढ़ोगे आप 375 से 412, पर समुद्रगुप्त का वो 370 तक ही ज्यादातर किताबें दिखाई हैं। पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है और उससे ये पता चलता है कि 370 से 375 ईस्वी में एक रामगुप्त नामक शासक ने शासन किया था। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से नहीं, किताबें भी कहती हैं कि रामगुप्त ज्येष्ठ पुत्र था समुद्रगुप्त का, और गद्दी रामगुप्त को ही मिली थी। तो क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से गुप्त साम्राज्य की पराकाष्ठा समुद्रगुप्त के काल में एकदम चरम पर पहुंची। आपका प्रश्न भी समुद्रगुप्त पर आता है। अगर राजा पर प्रश्न आएगा तो समुद्रगुप्त पर आएगा, क्योंकि विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कह दिया, जबकि नेपोलियन इनके बाद का है। तो कहना चाहिए कि समुद्रगुप्त, भारत फ्रांस का समुद्रगुप्त कहना चाहिए। तो अब लेकिन वही कहे जाते हैं। तो इनकी मतलब समुद्रगुप्त और दत्त देवी से एक पुत्र हुआ था, वो जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। वो बैठता है बाद में 376। तो मैंने जैसे ज्यादातर किताबों में इनका 375 से 412 पढ़ा है। ये उपिंदर सिंह डेट देती है 376 से 413 या फिर 15। देखो, सब कुछ अभी लेखों के माध्यम से निकाला गया है, तो उसमें डेट्स इधर उधर रहती हैं। तो कई बार जो सभी राइटर्स के अलग अलग होते हैं। सॉरी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जैसे अभी गर्मी का टाइम था ना, तो फैन वैन चलता रहता था, एसी चलता रहता था, तो एक वेंटिलेशन होता रहता था। अभी ठंड भी लग रही है और मैं क्लोज्ड स्टूडियो में आप लोगों का क्लास लेती हूँ, तो वो सांस लेने के लिए, या सांसों को कहिए, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम मिलने लग जाती है। तो उस पे ये इस तरह के, ऐसा मत सोचना कि मुझे नींद आ रही है, नींद नहीं आती, ये इस तरह से होता है। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो बैठा, इन्होंने ही परम भागवत की उपाधि ली। परम भागवत या विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने ही ली। और दिल्ली का मेहरौली में जो लौह स्तंभ मिला है हमें, वो जो लौह स्तंभ मिला है, वहां पर भी चंद्र नाम के एक शासक का उल्लेख है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से ही मिलाया जाता है इनको, क्योंकि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ठीक है, उनके समय लोहे का इतना कार्य, लोहा नया नया मिला था, जैसी पॉलिश उस पर मिली है वैसी पॉलिश संभव नहीं थी। ठीक है, तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त, नाग शासक चंद्राश, मालवा का चंद्रवर्मन, जो सुसुनिया में जिनका पाया गया था। ठीक है, इस नाम के एक राजा, इनमें से कई के चंद्र होने का अनुमान लगाया जाता रहा है कि आखिर वो चंद्र कौन था। मौर्य सम्राट चंद्र था, या गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम है, या फिर समुद्रगुप्त है, या नाग शासक चंद्रांश है, या मालवा का चंद्रवर्मन है, या सुसुनिया में जो राजा पाया गया था
उसका भी नाम चंद्र से वो है। तो मतलब कौन है ये चंद्र, कौन है? कैसे हम कहते हैं कि यही चंद्र, ये चंद्रगुप्त प्रथम ही है, द्वितीय ही है? पर इन सब पर ही आप ये समझ लो कि लोहे की पॉलिश, उसके काम को देखते हुए ही अंदाज ये लगाया गया है। और वो जो लौह स्तंभ है जिस पर लिखा गया है एक अभिलेख, मैं अभी कुछ दिन पहले गई थी तो मैंने पढ़ा था, तो उस पे जो अभिलेख लिखा गया उस पे ये लिखा गया है कि मतलब इन्होंने पूरे धरती, पाताल, आकाश, देवताओं को वो भेजते हैं अपना संदेश। देवताएं नहीं, देवता इनके ऊपर पुष्प अर्जित करते हैं, और इन्होंने पूरा धरती में जो है इन्होंने पाताल तक को जीत लिया है, ऐसे करके उस पर तारीफ लिखी गई है। तो इसका मतलब कि एक प्रतापी सम्राट था, एक विजयी सम्राट था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों में इसका नाम है, चंद्र लिखा हुआ है। इसी तरह उदयगिरी अभिलेख में उसने अपने दिग्विजय के लिए उदयगिरी अभिलेख को लिखवाया था। तो उसमें वो लिखता है कि दिल्ली क्षेत्र उसके साम्राज्य के अधीन था, कहता है। ठीक है, ये कहता है कि दिल्ली क्षेत्र जो है उसके साम्राज्य के अधीन था, उदयगिरी अभिलेख में, उदयगिरी गुफा अभिलेख में वो कहता है। तो ये जो उदयगिरी और ये जो खंडगिरी जो आपने मतलब ये कहा, वो उड़ीसा में जो आपने पढ़ा, हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा मिला है, तो ये उदयगिरी ये मध्य प्रदेश में है, जहां से वराह अवतार का भी हमें मिलता है। तो ये याद रखिएगा कि ये एक उदयगिरी जो गुफा अभिलेख है गुप्तों से जुड़ा हुआ, ये मध्य प्रदेश में है। तो उसमें ये कहता है कि दिल्ली क्षेत्र पे इसका कब्जा था, और ये एक वैष्णव शासक था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि एक वैष्णव था, तो एक वैष्णव शासक भी था। तो V.R. भंडारकर जो कि भारतीय इतिहासकार हैं, वो उनका मानना है कि सम्राट के जीवन काल में ही यह अभिलेख उत्कीर्ण किया गया होगा। ये मेहरौली वाले पर इतना विस्तार से उपेंद्र सिंह इसलिए लिखती हैं कि मेहरौली स्तंभ काफी फेमस है। तो कभी भी मेहरौली स्तंभ के ऊपर आता है कि उस पर लिखा हुआ मेहरौली स्तंभ किस शासक से जुड़ा हुआ है या चंद्रगुप्त द्वितीय से ही जुड़ा हुआ है, ये हम किस साक्ष्य के आधार पर कहते हैं, तो उसमें ही आपको ये सब साक्ष्य, ये सब डिस्कशन दिया गया देना होगा। तो अब इसमें ये लोग DC सरकार कहते हैं, D.R. भंडारकर कहते हैं कि प्रारंभिक जीवन में, और DC सरकार कहते हैं कि अंतिम वर्षों में तैयार किया होगा। और उपिंदर सिंह कहती हैं कि ये उनके उत्तराधिकारी कुमार गुप्त के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। ये जो अभिलेख है मेहरौली अभिलेख, वो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त ने उसको लिखवाया था, क्योंकि मेहरौली स्तंभ में कहा गया है कि चंद्रगुप्त ने बंगाल के शत्रु शक्तियों के एक संघ से युद्ध किया, पंजाब पर गुप्त आक्रमण का नेतृत्व किया। और वो मैंने खुद पढ़ा है, उसका जो है थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा वैसा है, तो थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया था, पर मैंने पढ़ने की कोशिश की थी। और आगे जो है उस स्तंभ के अलावा एक पत्थर पर उसकी मीनिंग लिखी गई है, तो उसमें सब लिखा गया था कि देवता पुष्प अर्पित करते हैं, ये सब लिखा गया है उस पर। और चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर भी ये दिखता है हमें कि मालवा, पश्चिमी भारत, इन सब पर उसने जो है नियंत्रण था। ठीक है, और शको ने जो अपने अभिलेख लिखवाए, तो उसमें जो है उनकी जो अभिलेखों की तिथि 310 ईस्वी की है। इसके बाद गुप्तों ने उनके क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। 310 ईस्वी तक का ही है। रुद्रदामन के बाद सारे कमजोर शासक हुए और गुप्तों ने उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो साम्राज्य है बंगाल के उत्तर पश्चिम तक और हिमालय की तराई से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था, नर्मदा नदी तक। ठीक है, और इन लोगों ने वाकाटकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो वाकाटक कहां पर थे? ये वाकाटक थे डेक्कन में। सातवाहनों का जो ध्वंसावशेष था उस पर
वाकाटक, इक्ष्वाकु, ये लोग आए थे। तो वाकाटक वहां पर थे। जैसे ही आप जाते हो, क्रॉस करते हो मध्य प्रदेश, तो उस क्षेत्र में, तो कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बहुत स्ट्रैटेजी के साथ, कूटनीति पूर्वक, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी की शादी वाकाटकों से की थी। इसलिए किया था, रुद्रसेन द्वितीय से किया था, कि वो दक्षिण का एक तरह से प्रवेश का आधार मिल जाए, दक्षिण को विजित करने के लिए, दक्षिण पर नियंत्रण रखने के लिए एक आधार मिल जाए। इसके लिए कहते हैं लोग कि इन्होंने किया था। तो ये चंद्रगुप्त और उसकी रानी कुबेर नागा की बेटी थी प्रभावती गुप्ता, जिसके वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से विवाह हुआ। इस वंश के प्रमुख शासकों में हम लोग बात करें तो आपके विंध्य शक्ति, प्रवरसेन वगैरह हैं, पढ़ेंगे आप लोग इनके बारे में भी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त आता है। कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया। कुमारगुप्त भी एक फेमस शासक रहे, और इनकी जो है मतलब सिक्कों पर कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय का चिन्ह मिलता है इनके सिक्कों पर। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि शैव धर्म का, इस समय तक शैव धर्म का प्रचार होने लग गया था। तो जैसा कि आपने देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पीरियड है वो आपका माना गया 380, ठीक है, क्योंकि 375 माना गया। 375, उपिंदर सिंह 375 से 412 नहीं तो 415 कहती हैं, 413 नहीं तो 415 कहती हैं उपिंदर सिंह। तो कुमारगुप्त का 415 मानते हैं। तो कुमारगुप्त जो रहा, ये कुमारगुप्त 415, कुमारगुप्त कहाँ गया, ये कुमारगुप्त। तो ये 415 से लेकर 454 तक शासन इनका मिलता है। यहाँ पर इनमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि समुद्रगुप्त के पहले एक कांचगुप्त आ जाते हैं, तो समुद्रगुप्त के पीरियड को चेंज किया है। सारी किताबें मानती हैं 335 से 75, और ये कहती हैं कि 350 से 75, और सभी किताबें ये मानती हैं कि 375 से 80, 375 से 80 इन्होंने किया था। और ये कहती हैं 350 से 370 कहती हैं ये समुद्रगुप्त का पीरियड, और 370 से 75 बताती हैं रामगुप्त, और 375 से वो बताती हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो ये डेट चेंज है उपिंदर सिंह में। हालांकि उपिंदर सिंह साक्ष्य के आधार पर इन्होंने इतिहास लिखा है, हर जो भी लिखा है उसका बहुत सारा इन्होंने प्रमाण दिया है, प्रमाण यानी साक्ष्य दिया है, और बहुत रिसर्च करके लिखी है। तो इस पे, इन पे मतलब डाउट नहीं कर सकते। वैसे जनरल जो इतिहासकार हैं, तो जनरल इतिहासकार जो पीरियड देते हैं कि 319 से 335 चंद्रगुप्त प्रथम, 335 से 375 समुद्रगुप्त, 375 से मतलब रामगुप्त को गायब कर देते हैं, तो सीधा करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का कि 375 से 412 चंद्रगुप्त द्वितीय, और 412 से 454 ये आपका कुमारगुप्त आ जाता है। तो कुमारगुप्त आपको जो है डेट कब से कब शासन किया था, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी तो कभी नहीं पूछेगा, पीसीएस वाले कभी कभी मैच करने के लिए दे देते हैं कभी कभी। तो जो मैंने अभी डेट आपको बताया ये ज्यादा कॉमन है। तो इसमें इन कार्तिकेय के चित्र मिलते हैं कुमारगुप्त के सिक्कों पर, कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेय के चित्र मिलते हैं, ठीक है। और इससे पता चलता है कि शैव धर्म विष्णु का, ठीक है, विष्णु का ज्यादा वो, विष्णु के 10 अवतार की कल्पना की गई थी, त्रिदेव की भी कल्पना हो गई थी, और यहाँ इस समय विष्णु के खूब, विष्णु के नाम पर और शिव के नाम पर मूर्तियां, तो बस शुरू में विष्णु के ज्यादा बने। बाद में हम देखते हैं
कि लेटर पीरियड में शिव के लिए मानने वाले भी बहुत ज्यादा हो गए थे। और ये कार्तिकेय का चित्र इस बात का प्रमाण है कि शैव धर्म का विकास हो रहा था। तो आप आगे अभी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, धर्म धर्म पढ़ेंगे। धर्म में बौद्ध धर्म के विकास का क्या स्टेज था इस समय, जैन धर्म का क्या था, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, अलग अलग शाक्त एक धर्म आ गया था। इन सभी धर्मों का आप लोग पढ़ेंगे। तो कुमारगुप्त के अंतिम चरण में पश्चिम से कई आक्रमणकारी फिर आ गए थे, और कुमारगुप्त के समय में ही उसका उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त ने, जो कि कुमारगुप्त के सामने ही हूणों के एक आक्रमण को इसने निरस्त कर दिया था, इसीलिए इसको भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। तो इसका पीरियड रहा आपका 454 से 464। 454 आप ये कह लो 455 से लेकर 455-56 से लेकर 464 तक इनका माना जाता है स्कंदगुप्त का। तो हूणों का आक्रमण हुआ था, कुमारगुप्त के सामने ही हूणों का आक्रमण हुआ था, और स्कंदगुप्त ने उस आक्रमण को विफल कर दिया था। और स्कंदगुप्त ने वो जो प्रमुख सुदर्शन झील है ना, जिसका निर्माण विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कराई थी, तो स्कंदगुप्त ने वहां पर अपने गवर्नर पर्णदत्त के माध्यम से सुदर्शन झील की मरम्मत का भी कार्य करवाया था। जो परवर्ती गुप्त शासक हैं उसमें फिर पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त, ये सब आते हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सब परवर्ती गुप्त है। जैसे परवर्ती मुगल आप पढ़ते हो ना, वैसे ये सब के सब परवर्ती गुप्त हैं, और इन्होंने कुछ खास किया नहीं। इसलिए नालंदा वलंदा के बारे में अभी घबराना मत, अभी कला बाकी है। तो ये कुमारगुप्त जो है उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो गुप्तों के समय में जो शासन है, तो इनकी सर्वोच्चता जो रही वो परिव्राजक महाराजाओं, मध्य भारत के उच्च कल्प के महाराजाओं, इन सब ने स्वीकार कर ली थी। मतलब जितने राजा टाइप के पद वाले इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, और वो एक सामंत के तौर पर शासन कर रहे थे। तो ये धीरे धीरे ये कमजोर होने लगा, क्योंकि जो अधीनस्थ शासक थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। जैसे ही परवर्ती गुप्त आए, जैसे ही गुप्त कमजोर होने लग गए, वैसे वैसे ये स्वतंत्र होने लग गए। तो अगर गुप्त साम्राज्य के पतन की बात करते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे, तो गुप्त साम्राज्य के पतन की कई कारणों में इनकी एक कारण जो मानी जाती है वाकाटकों के साथ प्रतिद्वंदिता। हालांकि पुत्री का विवाह किया था, पर एक राज्य संबंध जो होता है वो दूसरा होता है। मालवा में यशोधर्मन आ गया था, ठीक है, मालवा में यशोधर्मन का उदय हो गया था। और हूणों का आक्रमण भी एक कारण माना जाता है। 5वीं सदी में उन्हें जो जैसे हेपेथलाइट या सफेद हूण कहा जाता है, ये ऑक्सस नदी घाटी से शक्तिशाली होते हुए ये भारत तक आए थे ये हूण, और ईरान होते हुए इन्होंने भारत में घुसपैठ किया था। तो सबसे पहले इन्होंने हिंदू कुश को पार करके गांधार क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया था, और इसी समय जैसे ही वो गांधार क्षेत्र पर आते स्कंदगुप्त सैनिक कार्यवाही करता है, तो वो विस्तार नहीं कर पाते। कुछ समय के लिए वो लोग रुक गए थे। बाद में 5वीं सदी के उत्तरार्ध में और 6ठी सदी में के पूर्वार्ध में ये हंता, एक तोरमान नामक एक हूण योद्धा के नेतृत्व में, तोरमान खूब फेमस है ये, इन्होंने पश्चिमी भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। हूणों का आक्रमण जब भी पूछा जाएगा आपसे तो याद रखिएगा। तो इन्होंने पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाया, और उसमें एरण और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र सम्मिलित हैं। एरण मध्य प्रदेश में ही है, तो एरण जो कि बॉर्डर है वहां से होते हुए पश्चिमी भारत में। सिक्कों को साक्ष्य के तौर पर लेने पर इनका प्रभाव उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर पर भी पड़ा।
और 8वीं सदी का एक जैन ग्रंथ है कुवलय माला, वो कहता है कि तोरमाण ने बाद में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। जो हुड शासक तोरमाण था उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और चेनाब नदी के किनारे पवैया नामक स्थान पर बस गया। तो यानी आक्रमणकारी जो हंता के नाम से फेमस हुआ, हंता मतलब हनन करने वाला, वो फिर उसने जैन धर्म अपना लिया और अहिंसा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने लग गया। तो मिहिर कुल इनमें सबसे फेमस राजा रहा। तोरमान का बेटा था मिहिर कुल। मिहिर कुल इसका उत्तराधिकारी था और मिहिर कुल का अभिलेख हमें ग्वालियर से मिलता है। मिहिर कुल का ग्वालियर अभिलेख किससे जुड़ा है? मिहिर कुल, हूण शासक तोरमान का पुत्र। और स्वैनजांग कहता है, यानी ह्वेनसांग, स्वैनजंग नहीं, ये स्वैनजंग है। इसमें ना नाम अलग अलग रहते हैं। तो इनके टाइम पर फाहियान और इत्सिंग आए थे, ठीक है। तो फाहियान को ये फाशियन कहते हैं और ये इत्सिंग को ये स्वैनजांग कह रहे होंगे, क्योंकि वेदसांग तो हर्षवर्धन के टाइम आया था और हर्षवर्धन के लिए भी एक अलग नाम का इस्तेमाल होता है। तो शुद्ध नेम्स में ये चाइनीज नेम से कुछ राइटर लिख देते हैं और कुछ जो हम भारतीय बोलने लग गए हैं तो बोलचाल वाली भाषा लिख देते हैं। तो इनके अनुसार इनकी राजधानी थी साकल। साकल इनकी राजधानी थी मीरकुल की। तो राज तरंगिनी जो कल्हड़ ने लिखी है, जिसमें 12वीं शताब्दी का इतिहास मिलता है, तो राज तरंगिनी में कल्हड़ में हीर कुल को बहुत क्रूर शासक के तौर पर उन्होंने रखा है, इसका वर्णन किया है। और वो कहते हैं कल्हड़ कि इसने गांधार, कश्मीर क्षेत्र में शासन किया, दक्षिण भारत और श्रीलंका पर भी इसने विजय किया। तो लेकिन दक्षिण भारत और श्रीलंका पर को विजय करना थोड़ी कहानी अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, क्योंकि मिहिर कुल के पास इतनी बड़ी सेना वेना का ऐसे साक्ष्य नहीं मिलता है। हालांकि इसने भारत के एक बड़े हिस्से पर, उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर इसने कब्जा जमा लिया था, ठीक है। तो बाद में मालवा का यशोधर्मन, नरसिंह गुप्त और मौखरियों के हाथों उसे बाद में पराजित होना पड़ा था और फिर उसके बाद हुण की शक्ति का पतन हो गया। मालवा में जो यशोधर्मन नामक एक शासक का उदय हुआ था, वो परवर्ती गुप्त शासक नरसिंह गुप्त और मौखरी, ये मौखरी गुजरात में थे, इन्होंने फिर उसको पराजित कर दिया था मीरकुल को, और उसके बाद हुण शक्ति का पतन हो गया। तो ये हुणों का आक्रमण और पतन हो गया। गुप्तों के पतन के तो कारण आपने जान लिए, ये हुण आक्रमण। तो जब भी हुण आक्रमण पूछा जाएगा आपसे, तो 21-22 के लिए जल्दी ही मैं YouTube पर, कल हो सकता है कल मैं अनाउंसमेंट कर दूंगी कि जनवरी से मैं क्या क्या नए बैचेज शुरू करूंगी आप लोगों के लिए। अभी तो मेंस के हिसाब से बैच चल रही है 2020 मेंस के लिए, और बाकी अनअकैडमी पर इतिहास का बैच जल्दी ही शुरू हो जाएगा। 2 डेट मैंने आपको दिया था, दोनों डेट नहीं शुरू हुआ। तो अभी जो मुझे डेट मिला है, जो मतलब एक्सपेक्टेड है कि ये हो जाएगा, वो 9 दिसंबर से हो जाएगा। तो ये इतिहास का नया बैच शुरू हो जाएगा ये 9 दिसंबर से। समाज शास्त्र का भी उससे मतलब उसी के आसपास, मतलब किसी भी दिसंबर में सोशियोलॉजी का भी शुरू हो जाएगा। सोशियोलॉजी का ऑलरेडी एनसीईआरटी का कोर्स है मेरा अनअकैडमी पर, और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं जब तक उसको कवर करेंगे, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है सोशियोलॉजी को समझने के लिए। तो जब तक आप एनसीईआरटी को कवर करेंगे तब तक आपका ये मेरा ये बैच शुरू हो जाएगा, तो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जीएस बैच चल रहा है सभी पेपर के लिए, तो एनसीईआरटी से शुरू करके नींव मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी से शुरू करके और सभी स्टैंडर्ड बुक्स को आधार बनाते कर मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाऊंगी मैं। इसमें प्रीलिम्स फैक्ट्स बताते हुए मुख्य परीक्षा को आधार बनाकर चैप्टर वाइज पढ़ते हुए और नोट्स बनाते हुए। एनसीईआरटी समझ लिया आपने। एनसीईआरटी में मैं ये भी नोट करवा देती हूँ कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है। फिर
नोट्स बनाते हुए, चैप्टर पढ़ते हुए नोट्स बनाते हुए, फिर चैप्टर वाइज वही एनसीईआरटी में पूरा कॉन्सेप्ट ले लिया आपने, फिर उसी चीज को आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे, फिर चैप्टर वाइज पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ 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 साथ। ये जो सोचते हैं ना कि पहले हम कवर करेंगे, कमांड करेंगे सब्जेक्ट पे, फिर आंसर राइटिंग करेंगे, तब तक तो एग्जाम आ जाता है और लिखने का आत्मविश्वास आ ही नहीं पाता आपको। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल साथ साथ चल रही है, चैप्टर वाइज एकदम। और जबरदस्ती सबको बोल बोल के मैं लिखवाती हूँ। तो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का बैच चल रहा है ऑलरेडी। रिंकू लाइव मेरा कोड है, इस कोड को यूज कीजिए आप अनअकैडमी पर आने के लिए, ठीक है। मेरे देखो किसी भी कोड से आते हो, जीएस के लिए मैं पढ़ाऊँ या बाकी जितने भी एडुकेटर्स पढ़ाएं, वो सभी कोर्स आप पढ़ सकते हो, सब वो सब आपके लिए होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे कोड के साथ आते हो या किसी और कोड के साथ आते हो तो आप मेरा नहीं पढ़ पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरा कोड अगर आप यूज करते हो तो मेरा बिल्कुल इसी स्टाइल से मैं पढ़ा रही हूँ। और ये इसमें सभी जीएस के पेपर कवर कराऊंगी और आपको पूरा प्रेशर दे दे करके, आपके ऊपर प्रेशर करके मैं आपसे नोट्स भी बनवाऊंगी, लिखने की भी प्रैक्टिस कराऊंगी। और मेरा जो ग्रुप है उस ग्रुप में मैं आपको ऐड करूंगी, जिसमें आपको क्लासरूम वाली फील आएगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स का आपको साथ मिलेगा, क्योंकि मेरे कोर्स से आए हुए सभी स्टूडेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये फ़ायदा है मेरे इस कोड का। और ये जो आपका है ये टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास की पीडीएफ यहीं पर मिलती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, ऊर्जावान रहिए और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी इस तैयारी में, अपने इस महासंग्राम में, जो कि बुद्धि का संग्राम है। यहाँ पर बुद्धि आपका सुदर्शन चक्र है, जिससे आप अपने लक्ष्य को भेद पाओगे। तो अब आपकी बुद्धि कैसे आएगी? जब आप ऊर्जावान होकर अपने मस्तिष्क को जागृत करोगे। तो जागृत रहिए और ऊर्जावान रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।